देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि किस तरह से एक सेल खुद को डिवाइड करके 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्यूरियस द लर्निंग माइंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। सेल का एक छोटा सा ओवरव्यू हमने लिया था और सेल के डिस्कवरीज के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में और सेल के टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब कोई भी सेल हो, वो दिखने में कितना ही हमें सिंपल सा लगता हो या इमेज में हमें सिंपल लगता हो देखने में, बट एक्चुअल में हर एक सेल एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहाँ से आती हैं? एक चीज़ हो या दो चीज़ें हो तो वो काफ़ी सिंपल होता है। अगर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हों एक साथ तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर भी काफ़ी अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन है। तो एक सेल के अंदर काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनेलीज या कंपार्टमेंट्स तो प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी वहाँ पे परफॉर्म होते हैं एट द सेम टाइम। सो इसीलिए सेल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। और साथ ही साथ कोई भी सेल हो वो हमेशा ग्रुप में या टिश्यू के फॉर्म में जब प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा खुद को ऑर्गेनाइज्ड वे में, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। अब हमें पता है कि हमारे बॉडी में काफ़ी सारे पाथवेज चलते हैं, काफ़ी सारा फंक्शन चलता है हमारे बॉडी का और ये सारे फंक्शंस सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। अब इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक व्हीकल हो गया या कोई गाड़ी हो गया, उसे चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम फ्यूल के फॉर्म में उसे प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह से कोई भी फंक्शन या पाथवे को चलाने के लिए सेल को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। अब कोई भी पाथवे अगर चल रहा है या फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ स्टिम्युलस या सिग्नल भेजना पड़ेगा सेल पे। अब अगर सेल के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं होगी कि वो उस स्टिम्युलस या सिग्नल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है या उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहा है या फिर रिसीव कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, अपना एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस सिग्नल को समझ सके, रिकॉग्नाइज कर सके और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी शो करे। और हर एक सेल ये रिस्पॉन्स शो करता भी है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। चाहे कोई ग्रोथ सिग्नल आ रहा हो या कोई एपोप्टोटिक पाथवे का सिग्नल या डेथ सिग्नल आ रहा हो, हर एक सिग्नल के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हर एक सेल जनरेट करते हैं। ये उनका प्रॉपर्टी है। अब चलिए हम एक एनिमेशन के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, ये सेल का इमेज है और इसी का एक 3D रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो इस एनिमेशन में। किस तरह से एक सेल अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलीज उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक पोजिशनिंग उसकी होती है और फंक्शन भी उसका बहुत स्पेसिफिक होता है। सो आप इस एनिमेशन से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट इज, इस इमेज से आप देख सकते हो कि किस तरह से सेल्स ने खुद को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। आप इस एनिमेशन से भी देख सकते हो कि कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स पोजेस अ जेनेटिक प्रोग्राम एंड द मीन्स टू यूज इट। सो हर एक सेल के पास उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर भी सकता है। यूटिलाइज करने के मीन्स भी उसके पास प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स के पास उनका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स या DNA। इसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे रहते हैं, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, एंड देन फर्दर उसे डिकोड करके ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन्स में एंड देन फर्दर डेवलपमेंट होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
cells carry out a variety of chemical reactions. अब ये ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी में या सेल में काफ़ी तरह के पाथवेज चल रहे हैं या फंक्शंस हो रहे हैं, तो उसे कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स एंगेज इन मैकेनिकल एक्टिविटीज. अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सेल हो या सेल के ऑर्गेनेलीज हो या उसके कंपोनेंट्स हो, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होंगे, वो हमेशा डायनामिक होंगे, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. सो जैसे कि लेट्स से कि हमें एक सेल से दूसरे सेल तक कोई सिग्नल भेजना है. सिग्नल भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही होगा. सो वो कैसे ट्रैवल करेगा, एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे ट्रैवल करेगा, उसका मूवमेंट कैसे होगा, या फिर एक सेल को एक रीजन से या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रैवल करना है बॉडी के अंदर, तो वो मूवमेंट उसका कैसे होता है. या फिर सेल के अंदर ही जैसे कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स या सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, तो उन ऑर्गेनेलीज के आपस में कम्युनिकेशन कैसे होते होंगे. एक ऑर्गेनेली या कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करानी है या कोई प्रोटीन या फैक्टर को सेंड कराना है, वो कैसे होता होगा, वो मूवमेंट सारे कैसे होते होंगे. इन सारे मूवमेंट्स के लिए अलग अलग टाइप के फैक्टर्स और अलग अलग टाइप के मोटर प्रोटीन्स का भी यूज़ होता है. सो दैट्स वाई सेल्स एंगेज इन मैकेनिकल एक्टिविटीज़. अब जैसे कि हमने अभी जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस ही किया था, इसे हम एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं. इस इमेज में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस का लोकेशन कहाँ पे होता है एक सेल के अंदर, और ये एनिमेशन के थ्रू भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है. आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए या क्रोमोसोम रहता है, वो कैसा दिखता है आप इसे इस इमेज से या इस एनिमेशन से समझ सकते हो. अब चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सेल के. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देमसेल्व्स. इसका मतलब हुआ कि हर एक सेल के पास सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है. कोई भी सेल हो वो खुद को डिवाइड करके 1 से 2 देन 4 देन 8 इस तरह से खुद को मल्टीप्लाई करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकता है. ये प्रॉपर्टी उनके पास होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. अब हमें पता है कि सेल्स खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनके अंदर ही काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, और साथ ही साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन बींग्स ही हो, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही सेल का बना हुआ रहता है, क्योंकि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो जो भी पाथवेज या फंक्शंस चलते हैं सेल के अंदर ही चलते हैं. सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उन पाथवेज को और उन फंक्शंस को रेगुलेटेड वे में परफॉर्म कराया जाए. नहीं तो कोई भी कहीं पे डिफेक्ट हुआ या कोई डैमेज हुआ या कोई एरर आया तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है. सो इसीलिए सेल्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है, वो हर एक पाथवे को रेगुलेटेड मैनर में चलाते हैं. चाहे वो ग्रोथ फैक्टर हो या ग्रोथ पाथवेज हो, कम्प्लीटली हमेशा ग्रोथ पाथवेज ऑन नहीं रहते हैं. उन्हें जब ज़रूरत होती है तब ऑन किया जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो उन्हें ऑफ भी किया जाता है. इसी चीज़ को हम रेगुलेशन कहते हैं. हर एक चीज़ का रेगुलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है. कोई भी चीज़ का बहुत कम या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो डैमेज ही करता है. इसी तरह से जब कोई सेल डैमेज हो जाता है या कोई भी सेल का पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसे अब वहाँ पे डेवलपमेंट करके या उसका ग्रोथ करके कोई फ़ायदा नहीं होता. उसको भी वहाँ पे रेगुलेशन के थ्रू वहाँ से एलिमिनेट करा दिया जाता है. तो इसी तरह से ग्रोथ पाथवेज हो या एपोप्टोटिक पाथवेज हो या अलग अलग पाथवेज हमारे बॉडी में जो चलते हैं, उन्हें रेगुलेटेड मैनर में ही चलाया जाता है, और ये कैपेबिलिटी हर एक सेल के पास होता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज सेल्स इवॉल्व. ये तो हमारा बेसिक सा नेचर का लॉ है. कोई भी चीज़ हो, इवोल्यूशन इज़ द लॉ ऑफ नेचर. चीज़ें चेंज होती रहती है और इवोल्यूशन आता रहता है. सो ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं. अब एक लास्ट एनिमेशन हम देख लेते हैं. इस एनिमेशन से आप देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि किस तरह से एक सेल खुद को डिवाइड करके 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन मल्टीपल सेल्स में वो अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है या कन्वर्ट हो रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आगे की वीडियो में हम अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्ट करेंगे. सो आई होप कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है देन इसे लाइक कीजिएगा
और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो की किसी को नीड है तो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।